नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना एक जिला पड़ता है एटा, उसी के अंतर्गत एक जाना माना नगला समल गाँव पड़ता है। अब मैं बात कर रहा हूँ ठीक उसी गाँव की 19 मार्च का ही। अब शाम का वही लगभग अब जैसे ही 7 बजे के आसपास का टाइम होता है, नगला समल के गांव के कुछ किसान होते हैं जो अपने ही खेत में मौके पर वह मेहनत करने में लगे पड़े होते हैं। तभी उन्हें के कानों में वहाँ के किसान होते हैं श्यामू प्रसाद शर्मा, बड़ी चीख की आवाज़ उनके कानों में पहुंचता है। तो उसी वक्त उठते हैं, तो उठने के बाद देखते हैं कि बगल जो होता है, अब रुकुमपाल गांव में रहने वाले जो किसान है उनका अपना खेत होता है। उन्हीं के खेत में से अब चीख की जब आवाज़ आती है तो उसी वक्त वह पहुंचते, देखते कि अरे रुकुमपाल पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में वहाँ चीख चिल्लाए जा रहे हैं। और जैसे ही करीब पहुंचते हैं, देखते हैं सामने एक व्यक्ति और एक औरत बड़ी तेज से अपने हाथ में फावड़ा लेते हुए फरार होते, लेकिन कुछ दूर पर ले जाकर फावड़ा फेंक कर वह बड़ी दूर निकल जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वह जो किसान होता है वह भी उस आवाज लगाता, काफी किसान इकट्ठा होते हैं, तो लोग रुकुमपाल को देखकर वहां सनस रह जाते हैं। उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने अब कोतवाली में दे देते हैं। वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं पदम सिंह, जैसी खबर पाते हैं उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं और नगला समल गांव की तरफ पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि जो भूसा लदा हुआ है उसी के सामने जो होता है लोगों का भीड़ भी लगा हुआ है। तो लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, लेकिन पुलिस जिप्सी देकर तुरंत हट जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब जैसी भीड़ को हटाकर अंदर जाती है, देखते गाँव के रहने वाले रुकुमपाल होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 64 साल के आसपास होता है। वही खून से लथपथ अमीर अवस्था में पड़े होते हैं। वहां पर खड़े जो बगल वाले जो किसान होते हैं, जब उनसे पूछताछ किया जाता है, रुकुमपाल की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि साहब उनकी अपनी सगी बहू ममता है। साहब उनका ही इकलौता साहब बेटा इधर शेरेश है, क्योंकि दोनों ने हत्या कर कर साहब बड़ी तेज से यहाँ के लिए रफा दफा हो रहे थे। और तभी नजर हमारे बड़ी साहब दोनों को अपनी आंखों से हमने देखा। यह बात वहाँ सुना जाता, सुनने जाने के बाद उसी वक्त अब इसकी जो खबर होता है तुरंत घर दे दिया जाता। घर में इधर रुकुमपाल की अपनी सगी माँ होती है जो बूढ़ी होती है। अब जैसे ही इधर शाम रति इस चीज़ की खबर पाती है, पहुंचने के बाद उसी वक्त अपने बेटे रुकुमपाल को जब देखती दहाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर देती है। पता चलता है उसका ही अपना पुरखा इधर शैलेश और उसकी अपनी बहू इधर ममता ने मिलकर उसके बेटे की बेरहम तरीके से हत्या की है। तो उसके दिल को बड़ी तेज से ऐसा कचोट मारता, जिसकी वजह से दहाड़े मारते मारते बेहोश होने की अवस्था में आ जाती है। वहां पर खड़े काफी लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस जो टीम होती है तब घटना ट्रांसफर करती है। कस्सी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है, क्योंकि कस्सी जो होता है पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। उसकी टीम वही बॉडी का पंचनामा करती है और उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। एक टीम उसी वक्त जो होता है इधर रुकुमपाल के घर पहुंच जाती है। लेकिन घर जैसे पहुंचती है तो पता चलता है कि दरवाजे के पास जो होता है एक अटैची लेकर रुकुमपाल की जो अपनी बहू होती है ममता और अपना जो सगा बेटा होता है इकलौता चिराग होता है शैलेश, दोनों खड़े हुए हैं अब भागने के फिराक में वहाँ दिल्ली जाने के लिए। तो उसकी टीम वहीं धर दबोचती है लेकर अब थाने पहुंच जाती है। और थाने में जैसे पूछताछ किया जाता, बिना किसी हीला हवाली के शैलेश और उसकी अपनी पत्नी जो होती है ममता इधर अपने ही सगे ससुर रुकुमपाल की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई जो कहानी निकल के आता है, इसे गांव वाले पूरी तरह से सुनकर हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है एटा, उसी का एक जाना माना नगला समल गाँव भी पड़ता है। अब उसी गाँव के रहने वाले होते हैं अब इधर रुकुमपाल सिंह। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है, उनकी अपनी माँ होती है इधर शाम रखी। लेकिन रुकुमपाल की जो अपनी पत्नी होती है श्याम श्री, देखने में काफ़ी तेज तर्रार भी होती है, काम करने भी अपने देश में अव्वल भी होती है, तो तरीके से अपनी ज़िंदगी निकालती है। समय के हिसाब से अब श्याम तेज होती है, अपनी ज़िंदगी को लगने में पड़ जाती है। लेकिन इधर जो होता है रुकुमपाल टोटल 2 बच्चों का पिता भी होता है। उसके परिवार में उसकी एक अपनी बड़ी बेटी होती है राधा और एक छोटा बेटा होता है। उस समय जो उम्र होता है घटना के पहले लगभग बेटे का 4 साल के आसपास होता है।
बेटी की उम्र लगभग 6 साल के आसपास होता है। तभी वक्त ऐसा आता है, इधर रुकुमपाल की अपनी पत्नी एक बीमारी की वजह से दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी जो होता है इधर श्यामरखी पर आ जाता है और रुकुमपाल पर आ जाता है। लेकिन कैसे न तैसे कर कर जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन लोग फैसला दिलवाते हैं बार बार रुकुमपाल से कि आपके बच्चे भी छोटे हैं, आप शादी कर लीजिए। लेकिन रुकुमपाल जो होता है दुनिया के रीति रिवाज को देखकर उसी वक्त फैसला बदल देते हैं कि हम शादी करते ही नहीं करेंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जिसकी वजह से उसी वक्त अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के लिए अब सारे शौक को त्याग देते हैं और इस जिम्मेदारी के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर देते हैं। समय बीतता, समय के हिसाब से जो होता है इंतजार करते हैं कि चलो यह जो बुरा दिन है, यह बुरा दिन कब निकल जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा, अच्छे दिन आने में समय भी नहीं लगता। ये सब सोच साच का अपने मन में लालसा लेकर उधर जो होता है समय जितना जालिम होता है उतना दयालु भी होता है और इधर रक्कवा चल पड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने बेटे को आगे संवार देते हैं। तो तरीके से ज़िंदगी बीतता है। लेकिन उनकी जो बड़ी बेटी होती है अब राधा, जैसे ही अपने शादी के दिल पर पहुँचती है तो उसी वक्त कैसे ना तैसे कर जो शादी होता है जाकर इधर अपने ही सटे हुए जो जिला होता है उसी जिले के अंतर्गत जौन होता है एक नगला बेल पड़ता है। वहीं के रहने वाले इधर विनोद होता है, उसी के साथ जो होता है अपनी बेटी आशा की शादी कर देते हैं। अब आशा जो होती है मौके अपने पति के साथ जाकर ठीक इधर अब नगला में रहना शुरू कर देती है, अपनी जिंदगी खूबसूरत से बिताती है। लेकिन इधर उनका अपना जो बेटा होता है नीलेश, अब घर में इकलौता चिराग होने के नाते से होता है रुकुमपाल अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखते हैं। तौर तरीके से कॉलेज भेजना जब शुरू कर देते हैं, अब रुकुमपाल का जो बेटा होता है सुरेश, मौके पर वह जो होता है कुछ लथड़पड़ की वजह से इतना बिगड़ जाता है कि वह पढ़ाई का मन नहीं लगाता और फिर अपने पिता के साथ मेहनत मजदूरी उसके खेतों में करना भी शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच वह भी सोच लेते कि चलो अपने पास काफ़ी सारे खेतिहर ज़मीन है, उसी खेतिहर ज़मीन हमारा बेटा सिलेस लगा पड़ा रहेगा तो अपनी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और समय के हिसाब से बेटे की शादी कर कर बहू घर लाएंगे, फिर रौनक फिर दोबारा वही आ जाएगी। यही सब उम्मीद लेकर जो होता है अब रुकुमपाल लगे पड़े होते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है सिलेस के करीबी दोस्त जो होते हैं वह दिल्ली में भी बराबर उनका रहना होता है। सिलेस पता पाता फिर उसका जो मन होता है वहाँ के लोगों के शौक को देख कर वह उचड़ जाता है, जिसके बाद अपने पिता के सामने बार बार यही कहता है पिताजी हमें भी दिल्ली जाना चाहिए अपने शौक पूरा करने के लिए, क्योंकि आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। और काफ़ी सलाह की बात करता है। लेकिन रुकुमपाल इनकार कर जाते कि बेटा तुम्हें कतई नहीं जाना है। लेकिन सिलेस बार बार जिद करता है, जिसकी वजह से रुकुमपाल को झुकना पड़ जाता है और सिलेस जो अपने पिता से आज्ञाकारी मनवा कर और वहाँ से निकल जाता, फिर जाकर दिल्ली रहना शुरू कर देता है। कुछ महीने रहता है, कुछ महीने बाद 2-3 दिन के लिए आता, फिर अपने पिता अपनी दादी से मिलकर दोबारा चला जाता है। लेकिन अब दिल्ली के जब एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है तो वहाँ उसकी जो चौक चाँद होती है तो तरीके से लग पड़ जाती है, उसके जो शौक होते बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ रुकुमपाल को उम्मीद हो जाता कि हमारा जो बेटा है कि चलो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो इसीलिए वो फैसला लेते हैं कि अपने बेटे के लिए अब रिश्ते की तलाशी किया जाए। काफ़ी मेहनत करते हैं, साल भर निकल जाता है। तभी उनके रिश्तेदारों के द्वारा पता चलता है कि जो होता कि किसी अपने ही करीबी कोतवाली से सटा हुआ है एक निहोली कला गाँव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले सबरन होते हैं। उनके परिवार में टोटल अब 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटियां होती हैं और 3 बेटियां ऑलरेडी शादीशुदा हो चुकी हैं। सबसे छोटी बेटी एक बच्ची है ममता, जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, देखने में भी सुंदर है। और जैसे ही इस चीज़ की खबर जो होता है रुकुमपाल पाते हैं, जाकर तुरंत सबरन से बात करते हैं। बात करने के बाद वह तैयार हो जाते हैं। ममता का हाथ जो होता है अब इधर सिलेस के हाथ में देने के लिए तो तरीके से बात होता है। फिर सिलेस के साथ ममता की जो शादी होता है बैंड बाजो बड़े धूमधाम से कर दिया जाता है। दोनों की खूबसूरत तरीके से जिंदगी जब बीतता है, बीतने के बाद जो होता है इधर बराबर 1-2 महीने बाद अंतराल पर अब सिलेस का अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए गाँव भी आना जाना हो जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब सिलेस अपनी पत्नी ममता को लेता है, फिर ले जाता है दिल्ली के उसी कोठरी में, उसको भी रख देता है जिस कोठरी में वह काफ़ी सालों से रह रहा था। अब सिलेस के साथ ममता वहाँ तो रहती है और जब रहना शुरू कर देती है तो उसी बीच ममता टोटल वहाँ अपनी ज़िंदगी को संवारते संवारते एक बेटे की माँ भी बन जाती है। लेकिन समय जब बीतता है, बीतने के बाद ममता को लगने लग जाता है कि छोटी सी कोठरी में अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से वह उस सक्रिय गलियारे में रहने के लिए मना कर जाती है और फिर अपने ही बच्चे को लेकर अपने ही घर आ जाती है, फिर अपने ससुराल को संवारने में लग पड़ जाती है। लेकिन अब जब कभी
डेढ़ से 3 महीना जब होता तो सिलेस आता, फिर एक दिन दोनों रहकर परिवार के साथ वक्त गुजार कर निकल भी जाया करता था। लेकिन ममता की जो रात होती है वह बड़ी तेज से भारी हुई, जिसकी वजह से ममता उस वक्त अपने रात को कभी पाने के लिए अपने पति के पास बार बार दबाव मारती है कि आप आइए, अपने घर में रहिए, खेती किसानी करिए। लेकिन सिलेस का जो मन होता पूरी तरह से दिल्ली में लग चुका होता, जिसकी वजह से ममता के बातों को इनकार कर जाता, करने लग जाता कि यहाँ पैसे बहुत आएंगे, जिंदगी सवर जाएगी। लेकिन ममता इसी बात को लेकर कभी सिलेस से तू तड़ाक भी कर लिया करते थे। दूसरी तरफ जो होता है और रुकुमपाल बहू को बार बार यही सतना देते कि बहू अपनी जिंदगी को सवारे, बच्चे को भविष्य का सवारो। समय बीतने लग जाता, फिर ममता जो होती है फिर एक बेटे की और माँ बन जाती है। 2 बच्चे होने की वजह से ममता को लगने लग जाता है कि अपना जो जिंदगी अब इसी चोला चौकी में पूरी तरह से बीत जाएगा, ना शहर का हवा लग पाएगा और ना कहीं अपनी जिंदगी और कहीं जीने का कोई सपना पड़ पाएगा। लेकिन इधर वक्त जब बीतने लग जाता है, इसी बीच अब अपना समय बिताने के लिए बराबर जो होता है अब ममता को अपने मायके भी आना जाना बन जाता। तभी घटना से कुछ साल पहले जो था ममता अब राखी के दिन जो होता है अब अपने ही इलाके जाती है और तभी जैसे एटा बस स्टैंड पे पहुंचती है तभी वहां पर जो होता है उसके ही गांव का रहने वाला नीलेश आ जाता है। और नीलेश को जैसी ममता देखती है उसी वक्त पहचान लेती है। पहचानने के बाद नीलेश से सामने उसी वक्त तुक्का लगा देती है और नीलेश उसी समय जब देखता ममता करने लग जाता कि ममता लग रहा है तुम्हारी जिंदगी ससुराल में बड़ी अच्छी सी बीत रही है, तुम्हारी जिंदगी मौजों में बीत रही है। और बगल में 2 बच्चे देखकर सिलेश मन में ठिरका लग जाता है। तभी ममता कह जाती है कहाँ जिंदगी अच्छी से बीत रही है, पति जो होता है अब दिल्ली पड़ा रहता है और ससुराल में अकेली अपनी ससुर के साथ अपनी जिंदगी क्या बीतेगी। घर में पूरी तरह पाबंदियों का एक पहरा लगा हुआ है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, ना अपने शौक का निवाला होता है। और नीलेश जब समझता है यह बात उसी वक्त समझ जाता है कि बस करो, अब जो होता है ममता के मन में क्या बीत रहा है। उसी वक्त तुक्का फेंकता करने लग जाता कि ममता तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी अभी सारी जिंदगी संवरने के लिए पड़ी हुई है, तुम्हारे सामने काफी सारे रास्ते खुले पड़े हुए, तुम अपनी जिंदगी को जी सकते हो। ममता जो यह बात सुनती है नीलेश की बातों में आ जाती है, क्योंकि नीलेश कोई और गैर नहीं होता है बल्कि नीलेश उस स्कूल का सहपाठी होता है जिस स्कूल में पहले जो होता है ममता पढ़ा करती थी। दोनों का करीबी याराना होने की वजह से ममता उसी वक्त मन की बात कह जाती है और नीलेश वहीं पकड़ लेता। ममता कह देती है कि आखिर हम जैसी 2 बच्चों की माँ को कौन अपनाएगा। नीलेश कह देता है कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में दरवाजा हर वक्त खुला है। यह बात जब सुनती है अब उसी वक्त से दोनों के बीच मोबाइल नंबर शेयर हो जाते हैं। और ममता जब मौका पाती तो नीलेश से अब जो होता है मोबाइल पे लग पड़ जाती। फिर दोनों मुलाकात करने के लिए एटा का वही बस स्टैंड जोड़ते, फिर होटल में रूम बुक करवाते, फिर दोनों का वही रिश्ता अब तार होता है। फिर रिश्ते की जब शुरुआत होता है बराबर जो होता है अपने मायके में बराबर आना जाना बन जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है जो ददिया सास होती है मौके पर शाम रखी, उनके मन में शंका होने लग जाता है कि बहू बार बार जो अपने मायके क्यों जाती है, जिसकी वजह से बार बार जवाब करने के लिए तलब जब करती है तो उसी वक्त ममता इनकार कर जाती। लेकिन अब श्याम रखी जो अपनी जिंदगी से सारी सुखों को त्यागते हुए अपने जीवन में लग पड़ जाती है। और ममता तौर तरीके से अपने सारे शौक पूरा करने के लिए नीलेश से मुलाकात करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती है। लेकिन इसी बीच जो होता है गांव के कुछ लोग जो होते हैं अपने ही बाजार में नीलेश के साथ जो होता है इधर ममता को देख रहे इसकी खबर आकर रुकुमपाल को देते हैं। लेकिन रुकुमपाल उसी वक्त जब बात सुनते सनस तो रहते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे की बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि वह जानते थे कि हमारी जो बहू है कभी घर के अखंड दरवाजे के दहलीज को पार नहीं करेगी, जिसकी वजह से अपनी बहू के सामने दूसरे के मन की बात को नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, चोरी छुपे अपनी बहू के मन की सच्चाई जानने के लिए जरूर आए दिन पीछे ही पड़ जाते हैं। और तभी इसी बीच जो होता है राम रखी अपने ही भतीजी की हाँ मौके पर कारणवश चली जाती है। पूरा घर खाली हो जाता है, क्योंकि इधर रुकुमपाल जो होते दिन भर खेतों में व्यस्त रहते, कुटिया होता उसी में उनका ज्यादातर बैठना सोना होता था। घर सुनसान होकर अब इधर ममता जो होती अपने ही इधर ससुराल में इधर अपने प्रेमी नीलेश को बुलाती, फिर अपने ही बेडरूम में अपने ही पति के बेडरूम पे तौर तरीके से रिश्ते को अंजाम देती। यह सिलसिला जब चलता है तो कई दिन चलता है, पूरे मोहल्ले वाली खबर काटते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इसकी खबर जो होता है अब रुकुमपाल को लग जाता है। रुकुमपाल उसी वक्त सनस रह जाते, लेकिन सच्चाई जानने के लिए पीछे पड़े रहते। एक दिन उन्हें खेत में किसी ने सूचना दे देते हुए कह देता है कि तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार। इसकी खबर पाने के बाद उसी सारे काम धाम को छोड़ते, लेकिन जैसे घर पहुंचते देखते दरवाजा तो खुला हुआ है, एक बच्चा बाहर खेल रहा, अंदर जाते अपनी बहू और बगल में एक व्यक्ति को पास सनस रह जाते हुआ भी अर्ध अवस्था में, जिसे देखकर उनके पैर नीचे जमीन खिसक जाता। लेकिन वहीं तू तड़ाका सुनाते, लेकिन उसी वक्त नीलेश जो होता है वहां से तो फरार हो जाता है।
लेकिन उसी वक्त जो था ममता के मन में शंका बैठ जाता है इस चीज़ की, अगर पोल हमारे पति के सामने खुल गया तो हमारी ज़िंदगी जो था कहीं का नहीं बचे। यही सब सोच साझ कर अब जो थी ममता अपने दिल में तरह तरह के ख्याल लाती, जिसकी वजह सोच लेती है कहीं हमारे पति खबर लगा तो हमारी ज़िंदगी तहस महस हो जाएगा, हम कहीं का नहीं रहेंगे। और तभी फ़ोन कर देते हैं, इधर रुकुमपाल करने लग जाते हैं कि बेटा देखो से अब जो बहू होती है, बहू घर की सारी जिम्मेदारियों से ऊब चुकी, हम चाहते तो अपने साथ ले जाओ, लेकिन वह जो होता है रुकुमपाल कतई नहीं चाहते थे हमारे बेटे को इस चीज़ की भनक लगे जिसकी वजह से उसका अपना परिवार उजड़ जाए। वह चाहते थे कि जब 4 साल का इधर शैलेश था तो उसकी ज़िंदगी हमने तब तबाह नहीं की, अब ज़िंदगी क्या तबाह कर क्या हमारी ज़िंदगी बन पाएगी। यही सब सोच साझ कर जो होता है रुकुमपाल जो होता अपने बेटे को अपनी पुरानी बहू की कारतूतों की सच्चाई नहीं खोलते, लेकिन इधर जो होता है यही बात कहते कि बेटा आकर या तो बहू के पास रहो या तो बहू और बच्चों को ले जाओ। लेकिन इधर जो होता है यह बात सीरियस नहीं समझ पाता है, जब भी फ़ोन करते यही बात कहते हैं। लेकिन ममता यही सोच लेती है कभी भी इधर पिताजी के अगर मुंह खुल गया तो समझ लो उस दिन से हमारी जो ज़िंदगी होगी वह कहाँ बीतेगी हम समझ नहीं पाएंगे। और तभी बार बार दबाकर सीरियस जो होता है अपनी पत्नी से कह देता है कि हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से तुम तैयार रहना। लेकिन जब यह बात ममता सुनती उसी वक्त सुनकर उसके मन के सारे अब जो होता है उतरंगे तूफान पे आ जाता, सोच बैठती है कि अगर हम अपने पति के पास चले जाएंगे तो अपने पुराने प्रेमी से नीलेश से जो मिलना था वह मिलना तो बंद हो जाएगा, फिर हम कहीं का नहीं रहेंगे और पिताजी का जो मुंह है कब खुल जाए कोई पता नहीं है और उसी की वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाए। और उसी वक्त ममता अपने दिल में एक ऐसा खतरनाक षड्यंत्र रच बैठती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वह सोच देती है कि हमें अब कौन सा कारनामा करना है और तभी अपने पति को अपने पास खुद बुलाती है। और उसका जो पति होता है घटना से ठीक कुछ हफ्ते पहले आता है, फिर अपने ही पिता के साथ रहता तो उसके मन में शंका होता है। इसी बात ममता ये सोच लेती है पिताजी का मुंह कब खुल जाए कोई पता नहीं। ममता अपने पति को बुलाती है, फिर अपने ही इधर ससुर के खिलाफ अपने ही पति को इतना भड़का देते, तरह तरह की बात करते कि तुम्हारे जो पिताजी है हमारे ऊपर ऐसी नज़र रखते हैं कि मौका पा जाए वह कई सारी हदें पार कब कर जाए कोई पता नहीं है। तो तरह की बात करते हैं, लेकिन सीरियस को पता होता है कि जो पिता हमारे बचपन में अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा सकता वह पिता जो होता है इस हालत में कतई कदम नहीं उठा सकता है। लेकिन चिड़िया चंद की ऐसी ऐसी बात जो होता है ममता सीरियस के सामने करती है, जिसकी वजह से सीरियस को अपनी पत्नी की मीठी मीठी बातों पर यकीन और भरोसा हो जाता है। वह नहीं समझ पाता कि हमारे पिता भी क्या ऐसे सपने में कदम उठा सकते हैं और तौ तरह से मन में ख्याल लेकर अब जो होता शराब का सेवन भी करना, जिसके बाद घर लौटता और जब भी उसके पिता जो होते हैं रुकुमपाल उसके सामने पढ़ते हैं और पढ़ते ही उधर जो होता सीरियस अपने पिता को धुपकार देता है। उसके मन में यही होता कि पिताजी की जो नीयत हमारी पत्नी पर बन चुका है, जिसकी वजह से हर वक्त अपने पिता के सामने पढ़ता है तो कार वाली नज़रों से देखता है। उसके जो पिता होते नहीं समझ, वो सोचते चलो बचपना निकल जाएगा कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा, अपने साथ अपनी पत्नी को ले जाएगा तो घर की रौनक भी वही बन जाएगी। ये सब सोच साझ कर रुकुमपाल अपने बेटे के साथ जो होता वाला व्यवहार नहीं करना चाहते थे। लेकिन इधर जो होता है बार बार दबाव की वजह से ममता भी परेशान हो जाती है। और तभी एक दिन जैसे घर पहुंचता है नशे में तो उसी वक्त उसके जो पिता होते हैं रुकुमपाल उसके पास जाते हैं और जैसे पास जाते हैं तो इधर शेरे जो अपने पिता को धक्का दे देता है। उसके पिता उसे भन्ना 4 बात सुनाते हैं, घर में आता है कहने लग जाता है कि तुम चलो इसी वक्त पैक करो और इसी वक्त निकल चलते हैं शहर, क्योंकि वहाँ कोई फायदा नहीं है। तो तरह की वाला बात करता ममता बड़ी उलझन में पड़ जाती है कि हमारा सारा जो दांव है जो पेच है वह तो धरा का धरा रह जाएगा, आखिर जिंदगी अपनी नरक बन जाएगी एक कोठरी में जाकर। यहाँ से बराबर तो नीलेश का मिलना जुलना होता लेकिन मिलना जुलना बंद हो जाएगा, फिर अपना जिंदगी कैसे बीतेगा कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब उसी वक्त सोच लेती है क्यों ना अगर रुकुमपाल को रास टिकाने लगा दिया जाए तो अपनी जो जिंदगी ऐसा बीतेगी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। क्योंकि पति के हाथों से अगर रुकुमपाल की हत्या हो जाता तो पति तो जेल में रहेगा, फिर अपनी प्रेमी अपनी जिंदगी में आएगा, फिर इसी घर में बीतेगा। दो मन में ख्याल लाती है तो तरीके से प्लान रखती है, फिर अपने पति को ऐसा भड़का देती करने लग जाते कि अगर समझ लो तुम्हारे पिता इस दुनिया में ना रहे तो समझ लो हमें कोई कुछ कहेगा नहीं, हमारी ज़िंदगी कोई खतरा नहीं रहेगा। तो तरीके वाली बात जब सुनता है उसे सीरियस यकीन हो जाता है, फिर वही मन में इतनी खुन्नस रखता है ठेके पर जाता शराब पी के लौटता है। फिर जैसे ही अब 19 मार्च का शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में जो होता है उसी वक्त इधर अपने पिता को कहता पिताजी चलो भूसा लेने के लिए गाँव के बाहर। और उसी वक्त उसके पिता तैयार हो जाते हैं, कट्टे लेते हैं और लेने के बाद निकल जाते हैं। पीछे पीछे ममता होती है, बीच में जो होता है इधर सीरियस होता है। लेकिन उसके अपने पिता को यकीन नहीं होता कि हमारा बेटा बहू हमारे साथ आज कुछ ऐसा अब कर सकते हैं। और निकलने के बाद जैसे ही अब भूसे खेत में पहुंचता वहीं दोनों के ऊपर टूट पड़ते हैं और टूटते ही इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेहद तरीके से चले जाते हैं। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने आता है
लोग सुनकर हैरान परेशान भी हो जाते हैं। उसकी जो टीम होती है सनक रह जाते हैं। लोग तरह-तरह की बातें अपने मन में लाते हुए भी नहीं समझ पाते कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। उसकी जो टीम होती है ममता और शैलेश को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा-हमेशा के लिए जेल में डाल भी देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें, किसी पर इतना हद से ज़्यादा विश्वास ना करें, ना किसी को यकीन दिलाएँ, बल्कि अपनी ज़िंदगी सँवारने के लिए खुद अपने विश्वास पर टिके रहें, ताकि ना आपके परिवार की और ना किसी की कैसी हो। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।